अब हम देखेंगे कि कूलम नियम का सदिश रूप क्या है। देखिए, इससे पहले जो हम लोग कूलम के नियम का सूत्र पढ़े थे वो क्या है, स्थिर वैद्युत बल जो F है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस सूत्र से हमें बल का सिर्फ परिमाण ज्ञात होता है, इससे दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन आपको मालूम है कि बल जो होता है वो एक सदिश राशि है, इसका मतलब उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस नियम को ये हम लोग सदिश रूप में कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो अब देखिए, 11th में आप लोग सदिशों के बारे में पढ़े थे, तो उसी में से कुछ जानकारी आपको पहले बता देती हूँ जो इसमें यूज होने वाले हैं, है ना। तो देखिए क्या है, कोई भी सदिश राशि है ना, मान लीजिए ए बी जो है एक सदिश है जो स्मॉल ए से निरूपित हो रहा है। तो हम लोग ए को कैसे लिखेंगे, जो सदिश ए है, आपको मालूम है सदिश के लिए दो चीज होना चाहिए, एक उसका परिमाण, दूसरा दिशा। तो देखिए परिमाण को कैसे लिखेंगे, परिमाण को ऐसा लिखा जाता है और दिशा को उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां से ये जो लिखा है ए कैप, इसको बोलते हैं एकांक सदिश। तो अगर एकांक सदिश का सूत्र चाहिए, ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, सदिश ए, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे जो परिमाण वाला है, तो यह आ जाएगा ए, ठीक है। अब ये जो परिमाण है इसको लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है, सिर्फ ए, ठीक है। ये दोनों ही सदिश ए के परिमाण को निरूपित करते हैं, तो ये याद रखेंगे, ये अभी यूज होने वाला है। दूसरा देखिए, स्थिति सदिश। मान लीजिए कोई बिंदु P है, ठीक है, ये द्विविमीय अक्ष है x और y, तो आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं 11th में। स्थिति सदिश इस P का किसी क्षण निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मूल बिंदु से उस P को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो OP सदिश है, सपोज ये A से निरूपित हो रहा है, तो OP सदिश का स्थिति सदिश क्या है, A। तो इसमें देखिए OP जो है वो परिमाण को बताता है और इसकी दिशा क्या होगी, इस मूल बिंदु से, यहां से देखने से O से P की ओर होगी। तो ये होता है स्थिति सदिश, ठीक है। तीसरा देखिए, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, ये क्या है, त्रिभुज नियम। इसमें मान लीजिए दो सदिश हैं, ये एक सदिश A है और ये एक सदिश B है। हमको इन दोनों सदिशों को जोड़ना है, ठीक है। तो सिंपल बीज गणित में जैसा जोड़ते हैं वैसा सदिशों को नहीं जोड़ा जाता है, अदिशों को वैसा जोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसके लिए कुछ नियम है। पहला इसमें हम लोग को त्रिभुज नियम देखेंगे। मान लीजिए ये एक PQ एक त्रिभुज का एक भुजा है, इसमें PQ जो है उस भुजा का परिमाण और दिशा दोनों में निरूपित हो रहा है। दूसरा जो A को निरूपित कर रहा है, ठीक है, ये A है। दूसरा QR जो है वो किसको, B को निरूपित कर रहा है, त्रिभुज की दूसरी भुजा जो परिमाण और दिशा में QR से निरूपित हो रहा है। तो ये मान लो ये B है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो त्रिभुज की तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी हमें, ठीक है। त्रिभुज की तीसरी भुजा, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा का नाम क्या है, PR। पर देखिए अब त्रिभुज नियम क्या बोलता है, P से शुरू करना है, PQ पहला सदिश प्लस QR दूसरा सदिश, तो इन दोनों का जो योग होगा, प्लस बोलिए योग, वो क्या होगा, RP। ऐसा क्या है तो ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, विपरीत क्रम में इनका परिणामी होगा। ये क्या है, परिणामी। मान लो ये स्मॉल r है, ठीक है। तो यहां पर देखिए PQ
प्लस QR इक्वल्स टू क्या होगा, RP नहीं, क्या PR, विपरीत क्रम में लेना है इसको। ये है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, इसको भी याद रखेंगे, भी यूज करना है हमें। अब देखिए ये जो कूलम का नियम है आप लोगों को मालूम है, बिंदु आवेशों के लिए है। तो यहाँ मान लीजिए ये है Q1 A पॉइंट पे रखा है और Q2 दूसरा है जो B पॉइंट पे रखा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या ले रहे हैं, R। अब Q1 और Q2 मान लीजिए ये है प्लस, ठीक है, ये भी क्या है प्लस। तो आप लोग को मालूम है ये समान है, ठीक है, सजातीय आवेश है। तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, तो ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग को बल का मान लिख रहे हैं, है ना, यहाँ भी। तो कैसे देखिए, Q1 जो है Q2 पर बल लगा रहा है, उसको उधर धकेल रहा है। तो Q2 पर लग रहा है ना, तो जिस पर लग रहा है, देखिए Q2 पर किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, ठीक है। बल जो लग रहा है Q2 पर कौन लगा रहा है, Q1। तो इस बल को हम कैसे लिखेंगे, F, पहले जिस पर लग रहा है Q2 पर लग रहा है, ठीक है, Q1 के द्वारा, तो इसको कैसे लिखेंगे, F21। अब Q1 पर कौन लगा रहा है, Q2 बल लगा के इसको इधर धकेल रहा है। तो Q1 पर, तो बल किसके द्वारा, किस पर, Q1 पर, किसके द्वारा, Q2 द्वारा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए F तो बल है, अब यहाँ लिखना है पर, पहले लिखेंगे Q1 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q2। ये दोनों जो बल हैं परिमाण में तो बराबर है, लेकिन उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो अब इसको दिशा देने के लिए देखिए, इस बल की दिशा, ये जो बल है इधर है, ठीक है, तो इधर यहाँ पर हम लोग R21 कैप, पहले भी बताई थी, ये एकांक सदिश है जो बल की दिशा को बताता है। तो इस बल की दिशा ये है, तो ये क्या है, एक सदिश है, ठीक है, जो F21 उसका परिमाण है और उसकी दिशा किससे निरूपित हो रही है, R21 कैप, ठीक है, R21 कैप। यहाँ पर इस बल का परिमाण F12 है, ये भी एक सदिश है, तो इसकी दिशा किससे निरूपित होगी, R12 कैप से, ठीक है। तो अब देखिए ये जो बल है ना, अब हम लोग इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, F21 यही सेम रहेगा, 1/4πε0 कूलम्स कांस्टेंट है पूरा, Q1 Q2 बटे ये 21 है, तो यहाँ R के जगह क्या आ जाएगा, R21 का वर्ग, ठीक है। लेकिन जब ये सदिश लिख रहे हैं तो यहाँ दिशा बताना है, इसकी दिशा, इस बल की दिशा है R21 कैप। सिमिलरली हम लोग इसी तरह से F12 के लिए लिख सकते हैं। देखिए F12 सेम वही रहेगा, कूलम्स कांस्टेंट, यहाँ Q1 Q2 चार्जेस भी वही हैं, नीचे R21 के जगह यहाँ R12 का वर्ग, और इसकी दिशा किससे निरूपित हो रही है, इस एकांक सदिश के द्वारा, ठीक है। तो दोनों बलों को हमने इस रूप में लिख दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर जो था ये दोनों प्लस है, अगर ये दोनों माइनस होते, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, माइनस होने से भी क्या होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये वैसी होगा F21, क्योंकि ये भी सजातीय आवेश है, एक समान है, तो ये हो जाएगा F12। यहाँ भी इसकी दिशा क्या हो जाएगी, R21 कैप, यहाँ भी R12 कैप, मतलब दोनों के लिए जो चित्र बनेगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये दोनों चित्र किसके लिए हैं वो चीज देखिए। यहाँ देखिए पहले वाले में Q1 जो है वो प्लस चार्ज है ना, Q2
ये भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों का गुणा क्या होगा, Q1 Q2, ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें देखिए Q1 क्या है, नेगेटिव है। Q2 ध्यान दीजिए, यहाँ Q2 क्या है, ये भी नेगेटिव है। तो इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। मतलब इन दोनों के लिए क्या मिल रहा है, Q1 Q2 जो गुणनफल है वो दोनों ही धन में आ रहा है, धनात्मक है। इसका मतलब कोई भी धनात्मक राशि क्या होती है, शून्य से बड़ी होती है। तो ये दोनों जो चित्र हैं, ये दोनों जो चित्र हैं वो किसके लिए हैं, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब अगर ये तो समान हो गए, अगर विजातीय आवेश है, मतलब एक धन है और एक ऋण है, तब देखिए क्या होगा। ये है धन और ये है ऋण। वैसे A पॉइंट पे रखे हैं, ये B पॉइंट पे है। ठीक है। अब ये इसको क्या करेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो अब देखिए ये जो इधर खींचा जा रहा है वो किसकी वजह से, इसकी वजह से। ये है Q1, ये है Q2। Q1 जो है Q2 पर बल लगा रहा है, इसको इधर खींच रहा है। किस पर, Q2 पर। फिर से 2 पर कौन लगा रहा है, बल। तो ये भी वैसे हो गया। ये जो दिशा है वो इस बल की दिशा है, तो ये R21 कैप है। ये यहाँ पर फिर सेम वैसी है, ये 1-2 हो गया और ये हो जाएगा इस दिशा में, वैसी पहले जैसे ही इस दिशा में। क्यों, क्योंकि Q2 जो है Q1 को इधर अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R12 कैप। ये वैसी है पहले जैसी दिशाएं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये Q1 क्या था, Q1 है प्लस, Q2 क्या है, माइनस। दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को जब गुणा करोगे प्लस माइनस माइनस होगा, यानी यहाँ पर Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, ऋणात्मक। ठीक है। अब कोई भी ऋण वाली राशि शून्य से छोटी होती है, तो ये चित्र किसके लिए है, अगर Q1 Q2 जो है 0 से छोटा है। ठीक है। अब देखिए इसी को हम स्थिति सदिश के रूप में देखते हैं, कूलम का नियम को स्थिति सदिश के रूप में। यहां पर एक बिंदु है जिस पर Q1 आवेश रखा है, B पर Q2 आवेश रखा है, ये प्लस आवेश है, ये भी धनावेश है। ठीक है। अब इनका स्थिति सदिश निकालने के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूं, क्या करना पड़ेगा, इसको हमको इससे O से जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ दिए। ठीक है। मान लेते हैं ये R1 से निरूपित हो रहा है। अब B का भी स्थिति सदिश निकालना है, B को किससे जोड़ेंगे, O से जोड़ दिए। मान लीजिए ये R2 से निरूपित हो रहा है, अब AB को ज्वाइन कर दिए। ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो बल लग रहा था पहले भी बताई हूं, ये कौन सा है, F21। ठीक है। फिर से एक बार देख लेंगे कि हम 1-2 कैसे लिख रहे हैं। और ये जो बल है ये क्या है, F12। ये दिशा, ये किसकी दिशा है, इस बल की। उसको कैसे निरूपित किए थे, R21 कैप। इसको कैसे निरूपित किए थे, R12 कैप। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को त्रिभुज नियम लगाना है, तो त्रिभुज नियम के लिए O से शुरू करेंगे, OA प्लस AB। AB की दिशा ये है। ठीक है। A से B की ओर ध्यान दीजिए, यहाँ OA प्लस AB त्रिभुज नियम लगा रहे, OA प्लस AB। तो इधर नहीं आएंगे, विपरीत क्रम में, यानी OB। ठीक है। अब मान रख देते हैं, OA यानी क्या, R1। AB को देखिए हम लोग को यहाँ लेना है कि ये जो विस्थापन सदिश है
क्या चीज, R21, यहाँ ध्यान देंगे R21 ये विस्थापन सदिश है। पहले हम लोग क्या लिए थे, ए और बी के बीच में जो हम लोग दूरी लिए हैं, ध्यान दीजिए आर जो है वो दूरी है। दूरी मतलब ये अदिश राशि, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, दिशा की जरूरत नहीं। ये क्या है, R21 विस्थापन है। विस्थापन सदिश में क्या होता है, दिशा भी मालूम होना चाहिए, ठीक है, और परिमाण भी। तो इसका ये तो सदिश हो गया, इसका परिमाण क्या हो जाएगा, R21 ये परिमाण है। पहले भी बताई थी कि सदिश राशि को निरूपित करने के लिए दो चीज होना चाहिए, परिमाण और दिशा। ये सदिश है, विस्थापन सदिश, ठीक है, ये हो गया उसका परिमाण। अब दिशा, दिशा के लिए आपको मालूम है ये क्या लगाते हैं, यहाँ पर कैप लगाएंगे, वो एकांक सदिश है, इस बल की दिशा में एकांक सदिश है। तो यहाँ ए बी जो है, ए बी को हम किससे निरूपित करेंगे, R21 जो सदिश, ठीक है, O से B, OB कितना है, R2, O से B R2। यहां से R21 का मान निकाल के रख लेते हैं, R21 बराबर आएगा R2 माइनस R1। इसको बाद में यूज करेंगे। अब देखिए जो हम लोग F लिखे थे, F21 सदिश रूप में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R21 स्क्वायर और R21 कैप। एक चीज यहाँ और एक बताई थी मैं, यहाँ क्या चीज देखिए, ये जो परिमाण है, परिमाण को मैं बताई थी कि A जैसे एक सदिश है, उसका परिमाण ये लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं डालेंगे और सदिश नहीं डालेंगे, सिर्फ A लिख रहे हैं तो भी ये परिमाण। तो अभी हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, सिर्फ R21 और ये हो जाएगा R21 कैप। तो हम लोग सदिश को कैसे लिख रहे हैं, R21 सदिश को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, अब ये R कैप था, R21 कैप। ये जो है अगर मान लो ये स्क्वायर नहीं है तो ये सिर्फ R21 है, ठीक है। तो ये सिर्फ R21 को ऐसा लिख सकते हैं, ये और ये दोनों एक ही है, इसके बदले ये लिख सकते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे और ये इसका परिमाण, ठीक है, परिमाण का वर्ग भी है। अब इसको देखिए, ये क्या है, R21 कैप। R21 कैप का मान यहां से निकाल सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, इधर पक्षांतर, ठीक है। तो यहीं पर पक्षांतर करके देख लेते हैं। देखिए R21 कैप, अगर इसको यहीं रख दें, इसको इधर कर दें, तो सदिश बट्टे R21 सदिश ये आ जाएगा। इसको इधर रखें, इसको पक्षांतर किए, ये एकांक सदिश की परिभाषा से भी आ जाता है। तो यहाँ R21 की जगह क्या लिख देंगे, R21 सदिश बट्टे ध्यान दीजिए R21, ये मान रख दिए, ठीक है। अब ये और ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये 2 है घात, यहाँ घात है 1, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, घात 3। और नेक्स्ट स्टेप में ये ध्यान दीजिए R21 जो यहाँ मान निकाल के रखे थे, ठीक है, ये भी हम लोग मान रखेंगे। तो देखिए F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R21, इसका क्यूब हो गया था, और यहाँ पर R21 सदिश। अब R21 हम लोग देखे क्या था, R2 माइनस R1, ये मान यहाँ रख देंगे। तो F21 सदिश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1, ये मॉड रहेगा, ठीक है। और इधर इसका मान रख देंगे R2 माइनस R1, ये है F21 का मान। अब हम लोग को देखना है कि F12 क्या होगा।
देखिए इन दोनों में क्या चेंज होगा, ये जो है यहाँ R2 माइनस R1 इसमें है, तो इसमें क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, क्या लिख देंगे देखिए Q1 Q2 बटे ये R2 माइनस R1 जो है यहाँ लिख देंगे R1 सदिश माइनस R2 सदिश, क्यूब वैसे ही रहेगा, यहाँ चेंज हो गया R1 माइनस R2। तो अब देखिए ये दोनों जो बल हैं ये कूलम के नियम का सदिश रूप दर्शा रहे हैं। अब इन दोनों में संबंध क्या होगा, तो F21 बराबर माइनस F12, सिर्फ माइनस का फर्क है, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए किस प्रकार के हैं, न्यूटन की गति के तृतीय नियम में आप पढ़े हो कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो हैं एक दूसरे के बराबर लेकिन विपरीत होते हैं, है ना। तो ये है कूलम के नियम का सदिश रूप। अब देखिए जो स्थिर वैद्युत बल है ना, जो कि कूलम ने दिया था, और जो गुरुत्वाकर्षण बल जो न्यूटन ने दिया था, ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हो। तो दोनों की हम लोग तुलना कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ये जो है स्थिर वैद्युत बल है Fe, इसका सूत्र अभी हम लोग देखे थे K Q1 Q2 बटे R²। यहाँ आवेश लेना है। यहाँ Fg ये जो बल है ये G M1 M2 बटे R², ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, ठीक है। अब इन दोनों में समानताएं भी हैं और दोनों में कुछ अंतर भी है। तो पहले देखते हैं समानताएं। समानताएं में क्या है, सबसे पहले आप लोग को दिख रहा है कि दोनों जो हैं बल को परिभाषित करते हैं। ठीक है। दूसरा, दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। देखिए यहाँ जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ जो बल है पिंडों के द्रव्यमान, जो द्रव्यमान लिए हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही क्या है, व्युत्क्रम वर्ग नियम, दोनों उसका पालन करते हैं। तीसरा होता है दोनों संरक्षी बल हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जो बल द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर भी इस बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ जो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां हैं उस पर ही निर्भर करता है। तो ये होता है संरक्षी बल। अब चौथा है दोनों केंद्रीय बल होते हैं। दोनों ही कैसे हैं, केंद्रीय बल हैं। इसका मतलब देखिए जो इस बल की दिशा है ना, ये कूलम के केस में यहाँ आवेश है दोनों Q1 Q2, इन दोनों को मिला दिए तो ये जो बल की दिशा होगी वो हमेशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होती, इधर या इधर, इस रेखा के अनुदिश, ये कूलम के केस में। अब इसमें देखिए न्यूटन के नियम में यहाँ M1 है, यहाँ M2 है, ठीक है। तो ये जो बल है इसकी दिशा हमेशा कहाँ रहेगी, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो ये दोनों में समानताएं हैं। अब अंतर देखते हैं। अंतर में देखिए ये है सपोज Fe स्थिर वैद्युत बल, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं इसलिए E लिखे हैं, ठीक है। ये है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों में अंतर क्या है देखिए, ये जो बल है ये आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों होता है ना। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला
स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। हम लोग देखे थे जब सजातीय आवेश होते हैं तो उन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, और जब विजातीय होते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। तो ये दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें क्या है? दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। ठीक है, ये सिर्फ आकर्षण बल होता है। इसमें दूसरा देखिए क्या आएगा। ये जो है बल दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। हम लोग देखे थे Q1 और Q2 के बीच में माध्यम अगर बदल दिए, पहले वायु या निर्वात लिए थे, कोई अन्य माध्यम है, तब एप्सिलॉन जीरो होता है, फिर एप्सिलॉन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब माध्यम पर ये निर्भर करता है। ठीक है, यहां क्या है? इसका उल्टा, दोनों पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, माध्यम का कोई असर नहीं होता है। तीसरा क्या है? इन दोनों की तुलना करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बल जो है वो प्रबल होता है और ये बल जो है दुर्बल होता है। तो यह एक प्रबल बल है और यह एक दुर्बल बल है। ठीक है, तो ये है समानताएं और अंतर, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखें।